नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका सारथी पाठशाला में। हम पुनः उपस्थित हैं आपके लिए संस्कृत विषय पर आधारित एक प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, उपसर्गों की संख्या है। आपको बताना है कि संस्कृत भाषा में उपसर्ग कितने होते हैं। 4 विकल्प दिए जा रहे हैं और इनमें से सही उत्तर क्या है वो आपको पहचानना है। 20, 22, 25 या 27 उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। तो 4 विकल्प हैं और इनमें सही विकल्प क्या हो जाएगा, बी, अर्थात 22 उपसर्गों की संख्या होती है। प्र आदि 22 उपसर्ग होते हैं, बी विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें, संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की प्रसिद्ध कृति है, उसका नाम क्या है। संस्कृत के एक प्रसिद्ध नाटककार हैं जिनका नाम है विशाख दत्त। इनकी प्रसिद्ध कृति का नाम पूछा जा रहा है। हितोपदेश, नीति शतकम, मृच्छकटिकम या फिर मुद्रा राक्षसम। अब यहाँ पर देखिए, जो पहला विकल्प है हितोपदेश, हितोपदेश ये नारायण पंडित की रचना है, तो ये तो है नहीं। नीति शतकम ये भर्तृहरि की रचना है और ये काव्य है, जबकि पूछा क्या गया है, नाटक, ये भी सही नहीं है। मृच्छकटिकम नाटक है लेकिन इसकी रचना की है शूद्रक ने, इसलिए ये विकल्प भी गलत हो गया। अब एक ही विकल्प हमारे सामने शेष है, मुद्रा राक्षसम। तो प्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की रचना कौन सी हो जाएगी, नाटक कौन सा हो जाएगा, मुद्रा राक्षसम, डी विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न की हम बात करें तो शिवराज विजय नामक पुस्तक के लेखक हैं। शिवराज विजय नामक पुस्तक के रचयिता कौन हैं। बाणभट्ट हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, भास हैं या फिर कालिदास हैं। तो शिवराज विजय ऐतिहासिक उपन्यास है और इस उपन्यास के लेखक कौन हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, बी विकल्प सही उत्तर है इस तीसरे प्रश्न में। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं तो अष्टाशीति ही पद का अर्थ क्या होता है ये बताना है। अष्टाशीति ही इस पद का अर्थ क्या होता है। ये एक संख्यावाची पद है और किस संख्या का बोधक है ये। तो अष्टाशीति का मतलब है, इसमें अष्ट का मतलब होता है 8 और अशीति का मतलब होता है 80। 8 और 80 क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा, बी विकल्प सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न आपके सामने आ रहा है और पांचवा प्रश्न है, गंगोदकम का सही संधि विच्छेद है। गंगोदकम का सही संधि विच्छेद बताना है। तो गंगोदकम का सही संधि विच्छेद गंगो प्लस दकम होगा, गंग प्लस उदकम होगा, गंगोद प्लस कम होगा या गंगा धन उदकम होगा। 4 विकल्प है, इनमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इनमें से सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, गंगा प्लस उदकम, डी विकल्प सही उत्तर है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, गंगोदकम में संधि पूछी जाए कौन सी है, तो गंगोदकम में संधि कौन सी है, गुण संधि है। कौन सी संधि है बोलिए, गुण संधि, ठीक है। आद गुण सूत्र का प्रयोग होता है गुण संधि में। चलिए सही उत्तर मिल चुका है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पवित्रम में संधि विच्छेद कीजिए। पवित्रम का संधि विच्छेद बताना है। पोधनित्रम, पौधनित्रम, पवधनित्रम या फिर पाधनित्रम। अयाद संधि का उदाहरण है एचो या वह सूत्र यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है और यहाँ सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं अयाद संधि में जब ओ के बाद कोई स्वर आता है तो ओ का क्या हो जाता है, अब हो जाता है, और ओ केवल हमें किस में मिल रहा है, ए विकल्प में। ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, पोधनित्रम पवित्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में अरविंदम शब्द का पर्याय है। निम्नांकित में अरविंदम शब्द का पर्याय बताना है। तो नीरम पर्याय होता है जल का अर्थात पानी का, गगनम पर्याय होता है आकाश का, तो ये दोनों विकल्प हो गए गलत। वायु पर्याय होता है हवा का, ये भी गलत हो गया। तो अब एक ही विकल्प सामने शेष बच रहा है, वो कौन सा है, कमलम। तो अरविंदम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कमलम हो जाएगा, डी विकल्प यहाँ पर 7वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न, संस्कृतम शब्द में निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग है। संस्कृतम शब्द में उपसर्ग कौन सा है ये बताना है। 4 विकल्प दिए जा रहे हैं, समु, सम, स या फिर सम। तो हमको पता है संस्कृतम में उपसर्ग कौन सा है, सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से जब अक्त प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो शब्द निष्पन्न होता है संस्कृतम, और इसमें सुट का आगम होता है। तो बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा 8वें प्रश्न में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, आदि में जुड़ने वाले, कहाँ जुड़ने वाले, आदि में, आदि मतलब आरंभ में।
तथा अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को कहते हैं। आदि में जुड़ने वाले तथा अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? तो 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। परसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, विसर्ग कहते हैं या फिर उपसर्ग। तो जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में, आरंभ में या पहले जुड़ते हैं और अर्थ में परिवर्तन करते हैं उनको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। डी विकल्प सही उत्तर है। 10वां प्रश्न, निम्न में शुद्ध वाक्य चुनिए। निम्न वाक्यों में जो 4 वाक्य आपको नीचे दिए जा रहे हैं इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है। सह पुस्तकम पठसी। अब यहाँ देखिए ये पहला विकल्प जो है ये क्या सही है या गलत है, कैसे पहचानेंगे? तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कर्ता कौन है, सह है। और कर्ता जो है ये प्रथम पुरुष एक वचन का है। नियम कहता है कि कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होता है क्रिया उसी पुरुष उसी वचन की होनी चाहिए। तो कर्ता है प्रथम पुरुष एक वचन जबकि क्रिया है मध्यम पुरुष एक वचन। ये बताता है कि ये वाक्य हो गया गलत। सा विद्यालयम गच्छतः। सा कर्ता है प्रथम पुरुष एक वचन का और क्रिया है प्रथम पुरुष द्विवचन की। जब कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होनी चाहिए। क्रिया है तो प्रथम पुरुष की ही, जिस पुरुष का कर्ता है उसी पुरुष की क्रिया है, लेकिन वचन बदल गया तो कर्ता का पुरुष और वचन जो होता है वही पुरुष वही वचन क्रिया का होता है। यहाँ वचन बदल गया इसलिए गलत है। तो विद्यालयम गच्छतः ते पुस्तकम पठथ। अच्छा इसको पहले देखिए, अगर हम पुल्लिंग में सर्वनाम देखते हैं तो सह तौ ते, सह तौ ते पुल्लिंग में, ते शब्द जो है सर्वनाम जो है ये प्रथम पुरुष बहुवचन में आता है, जबकि स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में ते सर्वनाम प्रथम पुरुष द्विवचन में आता है। अब अगर इसको हम पुल्लिंग का सर्वनाम मान लें और हम इसको प्रथम पुरुष बहुवचन का मान लें तो कर्ता है प्रथम पुरुष बहुवचन का किंतु क्रिया लगी है मध्यम पुरुष बहुवचन की, इसलिए ये भी गलत। अब 3 विकल्प तो गलत हो गए, एक ही विकल्प हमारे सामने शेष है और वो विकल्प कौन सा है? सी। तो विद्यालयम गच्छतः। तो कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का है और क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की लगी है, इसलिए सी विकल्प सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? सी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं, इस वाक्य की संस्कृत क्या होगी? कृष्णस्य उभयतः गोपाः सन्ति या कृष्णम उभयतः गोपाः सन्ति, कृष्णाय उभयतः गोपाः सन्ति या कृष्णः उभयतः गोपाः सन्ति। उभयतः दोनों ओर की संस्कृत होती है उभयतः, और उभयतः के अर्थ में हम द्वितीया का प्रयोग करते हैं और द्वितीया का प्रयोग केवल दूसरे विकल्प में हुआ है, कृष्णम उभयतः गोपाः सन्ति। तो निश्चित रूप से बी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? ग व्यंजन है। जो ग व्यंजन है ये किस प्रकार का व्यंजन है? अंतःस्थ है, ऊष्म है, स्पर्श है या फिर संयुक्त है? 4 विकल्प हैं, सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो ग व्यंजन कैसा है? हम सब जानते हैं ग व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। का से लेकर मा तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं और ग इन्हीं स्पर्श व्यंजनों में से एक व्यंजन है जो क वर्ग की तीसरी ध्वनि है, तीसरा वर्ण है। तो निश्चित रूप से सी विकल्प सही उत्तर है 12वें प्रश्न में। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न, पुराणों की संख्या बतानी है। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18, 20, 15 या फिर 24। तो ध्यान रखिए 4 वेद होते हैं, 6 शास्त्र होते हैं और 18 पुराण होते हैं। जबकि उपनिषद अगर हमसे पूछ लिए जाए, और विगत परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या हमको लिखनी होती है कितनी? 108। नोट कर लीजिए, कॉपी और पेन उठाइए, ये संख्या नोट कर लीजिए, फिर से बोले दे रहे हैं। वेदों की संख्या 4, शास्त्रों की संख्या 6, पुराण 18 और उपनिषद कितने बोलिए? 108। अब पुराण की संख्या पूछी गई है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ ए विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा। पेडागॉजी से प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र से प्रश्न है। छात्र जो श्लोक पढ़ेगा उनको कंठाग्र भी करेगा, कंठस्थ भी करेगा। ये व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है? कोई ज़रूरी नहीं कि छात्र जो श्लोक पढ़े उसको कंठस्थ ही कर ले, लेकिन अगर छात्र पढ़े हुए श्लोक को कंठस्थ कर रहा है तो ये किस व्यवहारगत परिवर्तन का उद्देश्य है? ज्ञान का
ये उद्देश्य है, अभिव्यक्ति का है, अभिग्रहण का है या अभिरुचि का है? तो ये उद्देश्य किसका है? अभिरुचि का। जैसे हम लोग कोई गीत सुनते हैं और जो गीत हमें पसंद होता है उस गीत को हम कंठस्थ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते उसको हम गुनगुनाते रहते हैं। तो ये गीत हमने क्यों याद किया? क्योंकि इस गीत में हमारी रुचि है। तो छात्र भी जब कोई श्लोक पढ़ेगा और उसको कंठाग्र करेगा तो तभी करेगा जब उस श्लोक में उस छात्र की क्या होगी? रुचि होगी। तो ये रुचि का सिद्धांत है, अभिरुचि का सिद्धांत है। डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री है। नीचे 4 सहायक सामग्रियां दी हैं, इनमें से कौन सी सहायक सामग्री है जो छात्रों को उच्चारण का अभ्यास करने में सहायक होती है? श्यामपट्ट, फ्लैश कार्ड, रेडियो या फिर टेप रिकॉर्डर? अब छात्रों का उच्चारण का अभ्यास होना है। श्यामपट्ट का उच्चारण के अभ्यास में क्या काम है? उसको तो हम लिखने के काम में लाते हैं। फ्लैश कार्ड देखने के लिए होता है, रेडियो सुनने के लिए होता है, लेकिन टेप रिकॉर्डर जो होता है इसके द्वारा हम छात्रों के द्वारा विषय जो प्रस्तुत किया जाएगा उस विषय को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर वह विषय हम छात्रों को सुना सकते हैं कि देखो तुमने कहाँ कहाँ पर गलतियाँ की हैं। तो छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री क्या हो जाएगी यहाँ पर? तो डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, टेप रिकॉर्डर। अगले प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में बाणभट्ट की कृति नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव क्वेश्चन है। कौन सी कृति बाणभट्ट की नहीं? तो हमको पता है बाणभट्ट की 3 कृतियां हैं। कौन कौन सी हैं? कादंबरी है, हर्षचरितम है, चंडी शतकम है। दश कुमार चरितम बाणभट्ट की रचना नहीं है। दश कुमार चरितम के रचयिता कौन है बोलिए? तो दंडी हैं। दंडी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? काव्यादर्श, दश कुमार चरितम और अवंति सुंदरी कथा। याद कर लीजिए, बार बार ये रचनाएं दंडी की पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। तो सही उत्तर हमें मिल चुका है। बाणभट्ट की कौन सी रचना नहीं है? डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, दश कुमार चरितम। अगला प्रश्न संख्या 17, पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, बाद में नियम। यह शिक्षण सूत्र है। जब अध्यापक बच्चों के सामने, छात्रों के सामने पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है और फिर उस उदाहरण के माध्यम से ही नियम की ओर जाता है, यह शिक्षण सूत्र कौन सा है? तो उदाहरण क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं, विशेष होते हैं, और नियम क्या होते हैं? सामान्य होते हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, विशेष से सामान्य की ओर। हालांकि उदाहरण सरल होते हैं और नियम कठिन होते हैं, तो सरल से कठिन की ओर भी हो सकता है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प हमारा कौन सा है? बी विकल्प है, विशेष से सामान्य की ओर। अगला प्रश्न, संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाला दृश्य उपकरण है। संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किया जाने वाला दृश्य उपकरण कौन सा है जो केवल देखने के काम आता है? सिनेमा सुनने और देखने दोनों के काम आता है। ये ऐसा दृश्य उपकरण है जिसको बच्चा देखता भी है और सुनता भी है। टेप रिकॉर्डर, इसको बच्चा केवल सुन सकता है, अपनी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड कर सकता है, सुन सकता है ना। फ्लैश कार्ड, इसको बच्चा केवल देख सकता है। ग्रामोफोन, इसको सुन सकता है। अब देखिए, सिनेमा देखा सुना जाता है, टेप रिकॉर्डर सुना जाता है, ग्रामोफोन सुना जाता है, लेकिन फ्लैश कार्ड जो है ये केवल क्या किया जाता है? देखा जाता है। तो सही उत्तर हमारा मिल चुका है, कौन सा विकल्प? सी, संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाला दृश्य उपकरण है। अब सिनेमा जो है ये दृश्य तो है, लेकिन दृश्य के साथ साथ श्रव्य भी है, और यहाँ केवल दृश्य की बात हो रही है, इसलिए सी विकल्प हमारा उपयुक्त उत्तर है 18वें प्रश्न में। संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। संस्कृत का अध्यापक जब एक एक शब्द का अर्थ बताता है तो वह विधि क्या कही जाती है? प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में तो जो शब्द होता है उससे संबंधित वस्तु दिखाई जाती है, डायरेक्ट मेथड हम इसको कहते हैं। वस्तु के माध्यम से वस्तु दिखा करके बच्चे को हम शब्द ज्ञान कराते हैं, जबकि यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करने की बात की जा रही है, तो ये विकल्प गलत है। व्याख्या विधि में, मूल्यांकन विधि में या समवाय विधि में? तो मूल्यांकन विधि, जहाँ पर हम बच्चे का मूल्यांकन करें।
है ना। और समवाय विधि क्या होती है, जहाँ पर कोई पाठ प्रस्तुत करते समय उस पाठ के संदर्भ में उसके लेखक कौन हैं, उनका जीवन वृत्त क्या है, उनका साहित्यिक वृत्त क्या है, कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, जहाँ पर ये सब कुछ प्रस्तुत कर दिया जाता है एक ही साथ, वो समवाय विधि होती है। मूल्यांकन विधि मूल्यांकन के लिए होती है। अब एक ही विधि हमारे सामने शेष है, कौन सी, व्याख्या विधि। जब हम एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, व्याख्या विधि कहा जाता है। बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। 20वां प्रश्न, बालकैः हस्यते, बालकैः हस्यते, इस वाक्य में वाच्य परिवर्तन होगा। एक वाक्य दिया है बालकैः हस्यते और कहा जा रहा है कि इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन क्या हो जाएगा। तो पहले तो देखिए इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं, एक है बालकैः, एक है हस्यते, मतलब बालकैः कर्ता है और हस्यते क्रिया है। अब 2 पद हैं। अब देखिए ये बालकैः जो है ये तृतीया विभक्ति का है और हस्यते जो है ये आत्मनेपद की क्रिया है। तृतीया विभक्ति का कर्ता होता है या तो कर्मवाच्य में या भाववाच्य में। अच्छा ये कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है, तो यहाँ कर्ता और क्रिया केवल 2 ही पद हैं, 2 ही तत्व हैं, 2 ही हैं, कर्म नहीं है, इसका मतलब ये भाववाच्य है। इसका परिवर्तन करना है किसमें, तो इसका परिवर्तन जब भी करेंगे भाववाच्य का तो किसमें होगा, कर्तृवाच्य में होगा। और कर्तृवाच्य में परिवर्तन करने के लिए क्या करना है, कर्ता में जो तृतीया विभक्ति है इसको बदल देना है प्रथमा में। तो बालकैः से क्या हो जाएगा, बालकाः बहुवचन, प्रथमा बहुवचन। और हस्यते क्रिया आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचन की है, क्योंकि नियम होता है भाववाच्य का कि कर्ता किसी भी पुरुष का हो, किसी भी वचन का हो, क्रिया सदैव आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी। किंतु जब कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो वहाँ नियम होता है कि कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होता है, क्रिया उसी पुरुष उसी वचन की रहती है। तो बालकाः जब बनेगा प्रथम पुरुष बहुवचन में तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की लग जाएगी। अब 4 विकल्प हैं, उसमें से देख लीजिए क्या होगा। बालकाः हसन्ति, बालकः हसति, यहाँ बालकः एक वचन है, क्रिया भी एक वचन है। बालिका, अच्छा यहाँ बालक है तो यहाँ बालिका काहे हो गया, ये गलत है, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि सही विकल्प हमारा है ए। क्यों है, क्योंकि बालकैः तृतीया बहुवचन था, इसमें हमने विभक्ति बदली, प्रथमा लगाई तो प्रथमा बहुवचन का प्रयोग किया, तो बालकः बालकौ बालकाः बना। और कर्ता जब प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी हसति हसता हसंती बहुवचन की लगा दी, तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बालकैः हसते, इस वाक्य में वाच्य परिवर्तन क्या होगा, बालकाः हसन्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न आ रहा है, शिक्षण प्रक्रिया किस सीमा तक सफल है। जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो किस सीमा तक सफल है, इसका पता लगाया जाता है मूल्यांकन विधि से, समाज विधि से, प्रधानाचार्य से, या इनमें से कोई नहीं। शिक्षण प्रक्रिया किस सीमा तक सफल है, इसको प्रधानाचार्य कैसे बता सकता है, समाज कैसे बता सकता है। ये तो हम तभी बता पाएंगे कि शिक्षण प्रक्रिया सफल है और कितनी सफल है, किस सीमा तक सफल है, जब हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो शिक्षण शास्त्र का बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण प्रश्न, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, और ये प्रश्न कह रहा है हितोपदेश का संबंध किस विधि से है। अब देखिए हितोपदेश एक रचना है, और रचना ये किसकी है, ये रचना है किसकी, नारायण पंडित की है। किसकी रचना है बोलिए, नारायण पंडित की है। हितोपदेश रचना जो नारायण पंडित की रचना है, जिसको लिखा है नारायण पंडित ने, इसका संबंध किस विधि से है। क्या ये सूत्र विधि है, इसमें सूत्र दिए गए हैं, तो सूत्र तो होते हैं व्याकरण में, जबकि हितोपदेश में क्या है, कहानियां हैं, कथाएं हैं, तो सूत्र विधि तो हो नहीं सकता है। भाषण विधि, क्या इसमें भाषण दिया गया है, ये भी नहीं है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, कहानी कथन विधि। तो हितोपदेश नारायण पंडित की रचना है और यह किस विधि से संबंधित है, ये कहानी कथन विधि के साथ संबंध है इस रचना का। तो बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, इसमें कहानियां हैं तो कहानी कथन विधि सही उत्तर है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न, संस्कृत शिक्षण में कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए, संस्कृत शिक्षण में कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए, क्षमा चाहेंगे प्रश्न बदल गया है, 1 मिनट, हाँ ये है, संस्कृत शिक्षण में कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
संस्कृत शिक्षण में जो कठिन उच्चारण वाली ध्वनियाँ होती हैं उन ध्वनियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अब यहाँ पर शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। एक शब्द दिया है सर्वाधिक, महत्वपूर्ण तो दिया ही है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण? सर्वाधिक। अच्छा, जहाँ सर्वाधिक की बात आती है वहाँ ये मान के चला जाता है कि चारों विकल्प कहीं न कहीं थोड़े बहुत सही होंगे, लेकिन उन सब में सबसे सही कौन सा है उसका हमें चुनाव करना होता है। तो संस्कृत शिक्षण में जब कोई कठिन उच्चारण वाली ध्वनि होती है तो उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सक्रियता का सिद्धांत। बच्चा सक्रिय रहे, छात्र सक्रिय रहे तो उसका उच्चारण सही हो जाएगा। कठिन से कठिन ध्वनि को भी अगर वो सक्रियता के साथ बोल रहा है, ध्यान कहीं और नहीं है, पूरा ध्यान उस ध्वनि पर केंद्रित है, तो वो उसका उच्चारण कर सकता है। बात बिल्कुल सही है। क्रमबद्धता का सिद्धांत, जो ध्वनि जिस क्रम से है उसी क्रम से बोली जाए। अभ्यास का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर 3 विकल्प आपके सही हैं। जब हम सक्रिय नहीं होते हैं, हम बोल रहे होते हैं लेकिन ध्यान हमारा कहीं होता है, तो उस समय हम कभी कभी गलत शब्दों का उच्चारण कर जाते हैं, गलत तरीके से शब्द को बोल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सावधान नहीं होते हैं। तो सावधानी आवश्यक होती है, सक्रियता आवश्यक होती है। और क्रमबद्धता का सिद्धांत, जो वर्ण जिस क्रम में है उसी क्रम में बोलना चाहिए। अमरूद को अरमूद ना बोलें, जो वर्ण जिस क्रम में है उसी में बोलें, ये भी सही है। लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प क्या है? अभ्यास का सिद्धांत। अगर कठिन उच्चारण वाले शब्दों का, ध्वनियों का हम अभ्यास नहीं करेंगे, पहली बार बोलना होगा, तो कहीं न कहीं गलतियां संभव हैं। इसलिए हमें कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों का जितना अधिक संभव हो उतना अभ्यास कर लेना चाहिए, ताकि उनका उच्चारण अशुद्ध ना हो। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अर्थ को समझते हुए वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ को कहा जाता है। जब वेद के मंत्रों के अर्थ को समझते हुए उनका सस्वर पाठ किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या हम वाद विवाद विधि कहते हैं? तो भाई इसमें वाद विवाद तो हो नहीं रहा है। सामान्य रूप से वेद के जो मंत्र हैं उनको सस्वर पढ़ा जा रहा है, तो वाद विवाद विधि तो होगी नहीं। सूत्र विधि, इसमें सूत्र भी नहीं है, तो फिर क्या कहा जाता है? पारायण विधि। क्या है? पारायण विधि है। तो पारायण विधि क्या होती है? जब वैदिक मंत्रों को सस्वर पाठ किया जाता है, वैदिक मंत्रों का, और केवल पाठ ही नहीं बल्कि उनके अर्थ को भी समझा जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? पारायण विधि कहते हैं। ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न, हरिस प्लस शेते में संधि किस सूत्रानुसार होगी? हरिस प्लस शेते में किस सूत्र के अनुसार संधि होगी? 4 सूत्र दिए हैं। तो देखिए हरिस में क्या है? पदांत में है दंत सा, और उसके बाद क्या दिया हुआ है? तालव्य सा। जब दंत सा का योग तालव्य सा से होता तो दंत सा बदलता है किसमें? तालव्य सा में। और ये बात हमें कौन बताता है? झलाम जशोन्ते, झलाम जस झसी, इष्टुना इष्टु, या इस्तो इष्टुना इष्टु। तो झलाम जशो अंते, ये जो है ये पदांत जश्त का सूत्र है। ये कहता है कि पदांत का वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। झलाम जस झसी कहता है कि पदांत में झल हो, उसके बाद अगर झश हो मतलब वर्गों का तीसरा चौथा वर्ण हो, तो पदांत में झल के स्थान पर जश हो जाएगा, अर्थात पदांत का वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। इष्णाष्टु कहता है कि दंत सा और तवर्ग का योग अगर मूर्धन्य सा और टवर्ग से हो तो दंत सा मूर्धन्य सा में और तवर्ग टवर्ग में बदल जाएगा। अब ये तीनों विकल्प हो गए हमारे गलत। एक ही विकल्प हमारे सामने शेष है और वो कौन सा है? ए। स्तोह इष्टुना इष्टु सूत्र कहता है कि दंत सा का योग जब तालव्य या चवर्ग से होता है तो दंत सा बदलता है तालव्य में। सही विकल्प हमारा ए हो जाएगा। ए विकल्प सही उत्तर है यहाँ पर। अगला प्रश्न, पूर्व पदार्थ प्रधान होता है। पूर्व पदार्थ मतलब पूर्व पद का अर्थ, अर्थात पहले पद का अर्थ प्रधान होता है किस समास में? तो पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः सूत्र हमने पढ़ा होगा, और ये सूत्र कहता है कि पूर्व पदार्थ प्रधान समास होता है कौन? अव्ययी भाव।
डी विकल्प सही है। उभय पद प्रधानो द्वंद्व, जहाँ दोनों पद प्रधान होते द्वंद्व होता है। अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीहि, जहाँ अन्य पद प्रधान होता है बहुव्रीहि होता है। और उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः, जहाँ उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष होता है। तो सही विकल्प हमें मिल चुका है डी विकल्प, अव्ययी भाव समास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 27वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वह समास कहलाता है। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वह समास क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। अच्छा, क्या द्विगु समास ही केवल होता है जहाँ पहला पद संख्यावाची होता है? नहीं, संख्यावाची पद आपको संस्कृत में 3 समासों में मिलेगा। किसमें किसमें मिलेगा? एक तो द्विगु में मिलेगा, फिर कहाँ मिलेगा? अव्ययी भाव समास में भी मिलेगा। अव्ययी भाव समास में आपने उदाहरण पढ़ा होगा, नदीभिष्ट सूत्र के माध्यम से उदाहरण पढ़ते हैं। पंचानाम गंगानाम समाहारः पंचगंगम। पंचगंगम, पंचगंगम अव्ययी भाव समास है लेकिन पहला पद संख्यावाची है। दश आननान यस्य सह दशाननः, 10 आनन है जिसके वह, दशानन पहला पद संख्यावाची है लेकिन अन्य पद की प्रधानता, तो यहाँ बहुब्रीहि समास है। तो अव्ययी भाव समास में भी पहला पद संख्यावाची हमें मिलता है, बहुब्रीहि समास में भी मिलता है, लेकिन यहाँ अव्ययी भाव बहुब्रीहि इस तरह के कोई विकल्प है नहीं। अगर ऐसा होता तो ये फिर प्रश्न हमारा थोड़ा सा मुश्किल में हमको डाल सकता था। तो एक ही विकल्प हमारे सामने अब शेष है। जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वो क्या होता है? बोलिए, द्विगु समास होता है। ए विकल्प सही उत्तर है। 28वां प्रश्न। पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। राम का जो करुण रस है वो कैसा है? पुटपाक के समान है। पुटपाक क्या होता है? आयुर्वेद में औषधि बनाने की एक प्रक्रिया होती है। औषधि को एक घड़े में भरा जाता है, फिर उसके नीचे धीमी आंच जलाई जाती है। आंच जो होती है वह घड़े को ऊपर से तो नहीं फोड़ती है, ऊपर से घड़े का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा होता है, लेकिन औषधि जो अंदर होती है वह औषधि अंदर ही अंदर गलती रहती है, जलती रहती है। ऐसे ही राम का करुण रस है। राम ने सीता का परित्याग तो कर दिया, ऊपर से तो वो समाज के सामने दिखा रहे हैं कि हम जो है सुखी हैं, हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है सीता परित्याग का, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो वियोगाग्नि में जल रहे हैं, परेशान रहते हैं। तो राम का जो करुण रस है वो पुटपाक प्रतीकाश की तरह है। यह कवि, यह सूक्त किस कवि से संबद्ध है? तो यह सूक्त जो है इसका संबंध किससे है? तो करुण रस की बात जो है वो एक ही कवि ने की है। किसने? भवभूति ने, उत्तर रामचरितम में। सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा 28वें प्रश्न में। 29वां प्रश्न। क्व सूर्य प्रभो वंशः क्व चाल्प विषयामति। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोकांश है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। और इसमें देखिए, इसके पहले भी हम कई बार, जो भी हमारी श्रृंखला अभी तक चली हैं उसमें इसके पहले हम कई बार क्व सूर्य प्रभो वंशः यहाँ तक ये सूक्त देख चुके हैं, ये सूक्त पूछी जा चुकी है। आज इसके आगे भी पूछ लिया गया। यह पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यह पंक्ति कालिदास की है, और कालिदास ने यह कथन कहा है कहाँ? रघुवंश महाकाव्य में कहा है कि कहाँ तो रघुवंश के, सूर्यवंश के पराक्रमी राजा, और कहाँ मुझ जैसा अल्प विषयों में मति रखने वाला एक मूर्ख व्यक्ति, मैं भला उनके चरित्र का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सही उत्तर ए हो जाएगा, पहला विकल्प सही है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन्तेय पद में कौन सा प्रत्यय विद्यमान है? कौन्तेय, कौन्तेय पद में प्रत्यय बताना है। इय है, अय है, ढक है या अण्यत है। तो कौन्तेय पद बनता है कुंती से। ये कुंती शब्द है, और कुंती के साथ जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं कौन सा? ढक, तो शब्द बनता है कौन्तेय। ढक प्रत्यय अपत्यवाचक प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है? बोलिए, अपत्यवाचक। अपत्य मतलब होता है संतान, संतान विषयक प्रत्यय है। जब किसी संतान का नामकरण माता के नाम पर किया जाता है तो वहाँ पर प्रत्यय होता है कौन सा? ढक। और ढक प्रत्यय के अन्य उदाहरण हैं, जैसे कौन्तेय है, गांगेय है, राधेय है, वैनतेय। आपके यूपी टेट में पूछा जा चुका है वैनतेय। वैनतेय में कौन सा प्रत्यय है? तो वैनतेय में भी विनिता से ढक प्रत्यय लगकर वैनतेय बनता है। तो सही उत्तर हमें मिल चुका है। सही उत्तर क्या है?
ढक, सी विकल्प सही उत्तर है। और इस सही उत्तर के साथ ही आज की श्रृंखला हमारी यहीं पर संपन्न होती है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्लास छोड़ने से पहले एक बार कमेंट करके ये ज़रूर बता दीजिए कि आपके आज की श्रृंखला में कितने उत्तर सही हुए हैं। स्वमूल्यांकन सीरीज चल रही है, श्रृंखला चल रही है। इसमें हम अपना मूल्यांकन स्वयं करते हैं कि हम कितने पानी में हैं। तो अगर आपने अपना मूल्यांकन किया है, आपने देखा है कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम आगे आते रहेंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहिए और अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।